हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडिटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपके अपने चैनल पर डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ एकदम शानदार तरीके से इजी वे में आपको समझाई जा रही है। डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं। बीच में कभी कभार हो सकता है कि 1-2 दिन का गैप हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश यही की जाती है कि रेगुलर क्लासेस हों आपकी। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी सोशल साइट पर है, तो वहाँ पर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प के लिए अपना एफ़र्ट पूरी तरीके से कर सकें। ठीक है भाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो जो बच्चे पहले से ऑलरेडी चैनल से कनेक्टेड हैं उनको पता ही है कि हमारा ये पेपर 1 डीएलएड सेमेस्टर 2 का, इसके हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, 2 सेगमेंट हमने कवर कर दिए हैं। एक तो तुम्हारा बहुविकल्प का, और दूसरा हो जाता है अति लघु का। ठीक है, तो ये 3rd सेगमेंट है। इसके बाद इसका जो सिलेबस है वो हो जाएगा फिनिश। उसके बाद आप अपना रिवीजन करिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वेट अ सेकेंड, एक बार ज़रा मैं ब्रश का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए। सबसे पहली बात आपको बताती हूँ, जब भी आप लघु उत्तरीय प्रश्न अटेंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर होते हैं आपके 2 मार्क्स का ही होता है। इससे आगे का आपसे क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता डीएलएड में। ठीक है, तो आपको, वैसे तो आप भी समझदार हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, 2 मार्क्स के लिए आप थोड़ी ना 1 या 1.5 पेज लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए आप 4 से 6 लाइन, हद से हद 8 लाइन लिखिए, इतना इनफ हो जाता है। इससे ज़्यादा लिखने का ना तो कोई बेनिफिट है, ना ही उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव लिखिए, सही लिखिए बिल्कुल, उसी से आपका फ़ायदा होगा। चलिए देखिए, इसमें पढ़ते हैं। तो शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की तरह भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज का सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति का आवश्यक ज्ञान और कौशल की व्यवस्था करती है। शिक्षा के महत्व को हम समझ सकते हैं। सबसे पहला तो शिक्षा हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा, यह हमारी शारीरिक, व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ व्यक्ति की जीवन शैली को बेहतर बनाती है। शिक्षा किसी भी स्थिति, अच्छी और बुरी के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए मनोस्थिति का भी निर्माण करती है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेकंड है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? देखो, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा है, ये RTE एक्ट आया था आपका 2009 में। उसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी, और ये जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। इसके द्वारा समस्त बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनका पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा और उनके शारीरिक पोषण हेतु पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब देखिए, जो फ्रॉबेल हैं उनके शिक्षा के उद्देश्य, वो ये मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य न बच्चों के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है। मतलब इसका मतलब ये है कहने का कि सिर्फ यही नहीं है कि बस शब्दों का भंडार, एक वोकेबलरी बच्चों को दे दी जाए। ठीक है, और ना ही मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा जो है उसके द्वारा बच्चों को इस बात का ज्ञान कराया जाए कि विभिन्न पदार्थों में चिरंतन एकता होती है। मतलब जो सभी पदार्थ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और प्रत्येक सजीव और निर्जीव पदार्थ दैवीय उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान और श्रेष्ठ
तम पूर्णता प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहते हैं। इन्होंने ये कहा है, इस लाइन का जो अर्थ निकल रहा है कि जो सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं दोनों ही वो क्या करते हैं, श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासशील रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है। फ्रॉबेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ऐसी परिस्थिति में ले जाना है जिसमें वो अपने अंतस को अधिक से अधिक व्यक्त कर सकें, मतलब अपनी आत्मा को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकें। ठीक है, बच्चों का केवल अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ सृजन भी करना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है खुद के माइंड से कुछ क्रिएट कर सके, कुछ बना सके। तो सुनियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चे में सृजनात्मक और अभिव्यंजनात्मक भावनाओं के साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। ये चीज़ कही है फ्रॉबेल ने। ठीक है, उनका कहने का जो पूरा निचोड़ निकलता है वो यही है कि बच्चों को ऐसा बनाया जाए, ऐसी शिक्षा हो ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और उसमें एकता की भावना विकसित हो और वह आसपास के समाज को समझें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अब देखिए गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऐसा होता नहीं है कि ये ना पूछा जाता हो। ठीक है, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछा जाए या शॉर्ट में, और कभी कभी हो सकता है कि आपको दोनों या तीनों सेगमेंट में मिल जाए। तो जो गांधी जी वो प्रयोगवादी विद्वान थे, उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी या नई तालीम शिक्षा योजना, ठीक है, बुनियादी शिक्षा को नई तालीम भी बोला जाता है। अब उनका विचार ये था कि जो वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा है वो विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है या बहिष्कृत कर दिया है। तो इसका मन और हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये इसमें जो है हाथ के काम का भी कोई स्थान नहीं है। ऐसा गांधी जी मानते थे कि जो ये विदेशी शिक्षा है ये हमें कोई हस्तकला या कोई क्राफ्टिंग इस तरह का कुछ नहीं सिखा रही है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। तो गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति जो है वो मन, शरीर और आत्मा तीनों का विकास करती है। ठीक है, जब तक शिक्षा इन तीनों शक्तियों को का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होगा तब तक इसका कोई मूल्य नहीं। ये बात गांधी जी ने बोली कि तीनों चीज़ों का विकास होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। क्लियर सभी बच्चों को? अगर आपको समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती है तो फीडबैक भी तो ज़रूर क्या करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका बताइए। अब देखो सबसे पहला तो यही है कि जो शिक्षा है और जो हमारा विद्यालय है वो क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है उसको नवीन पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। दूसरा, शाश्वत मूल्य जो है उसमें स्थायित्व लाते हैं, परिवर्तनशील कारक के रूप में भी कार्य करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की भी वो हमें शिक्षा देते हैं और लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक वातावरण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता करते हैं विद्यालय और शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। ऐसा नहीं होता कभी भी कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, चाहे तो आप ऑब्ज़र्व करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर से। अब देखिए औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, औपचारिक क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन जो आपकी स्कूली शिक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो उसका कोई पाठ्यक्रम भी व्यापक होता है, वो बहुउद्देश्य है, उसका कुछ उद्देश्य भी है ना, वो हमारे जीवन से भी संबंधित है। जबकि जो अनौपचारिक है उसके पाठ्यक्रम का उद्देश्य और सीमित होता है, सामाजिक वातावरण के लिए ही होता है। नेक्स्ट है फिर औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी है। ये हमें इन फ्यूचर के लिए तैयार करती है कि किसी बच्चे को किस फील्ड में जाना है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो सिर्फ वर्तमान शिक्षा पर जोर देती है। ठीक है,
नेक्स्ट है फिर औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो काफ़ी वाइड है और नियंत्रित और क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से सीमित है। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा जीवन की आकांक्षा, मान्यता और आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि औपचारिक शिक्षा व्यक्ति की निहित आवश्यकता, समस्या की जानकारी, उनका समाधान है। यहाँ पर अनौपचारिक आएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य और आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक, यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ अनौपचारिक आएगा, यहाँ औपचारिक, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है वास्तविक, विशिष्ट और समय के अनुसार। नहीं, यहाँ अनौपचारिक, यहाँ ठीक है। ये आगे बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये 5-6 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको अपनी तरफ से भी कोई आ रहा है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में समय की बद्धता होती है, ये समय पर ही होती है, और अनौपचारिक में समय कोई निश्चित नहीं होता है ना। इस तरीके से आप अपने माइंड से भी इसको लिख सकते हो। और नो, ये पेज फिर से रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आप ही लिख सकते हैं इसको। सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए आपको? वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें और औद्योगिक इकाइयों और कारखानों को नदियों से दूर स्थापित करें। जो भी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो कहीं शहर से दूर हो, कहीं दूर दराज इलाकों में हो। कूड़े करकट को इधर उधर ना फेंकें। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का ही उपयोग करना चाहिए, लाइक प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग ना करें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकती हैं। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा और समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो समाज है वो एक से अधिक लोगों से मिलकर बना है, ठीक है, और जिसमें व्यक्ति जो है वो मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। शिक्षा और समाज के बीच में गहरा संबंध होता है। शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और सामाजिक विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, समाज के पुनरुत्थान और विकास में अपना योगदान देती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, विवेचना कीजिए। अब देखिए, जो भी हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो माने जाने वाले मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो समाज में रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि समर्पण, ईमानदारी, सम्मान, प्रतिबद्धता। ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और परिभाषित करते हैं कि हम जीवन में कैसे कार्य करते हैं। इसलिए मानवीय मूल्य इसलिए भी सृष्टि के लिए आवश्यक हैं कि ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं, साथ ही जीवन में हमारा पग पग पर मार्गदर्शन भी करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले तो शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व मिला था, ठीक है। दूसरा, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना है, ये राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना करती है और शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल देती है। केंद्र सरकार की भागीदारी इसमें होती है। दक्षता और प्रभावकारिता को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार और महाविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी 1986 पॉलिसी ने पूरा बल दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? अब देखिए, सबसे पहली बात, शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो विश्व भारती भी है। ये कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई थी। उसी समय केवल 6 छात्रों के साथ इसकी शुरुआत हुई। 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार हुआ और विश्व भारती के रूप में इसे नाम दिया गया। और ये जो है अपने आदर्श वाक्य यत्र विश्वम भवेत्यम नीड़म को साकार करता है। यहाँ संपूर्ण जो वसुधा है, जो हमारी पृथ्वी है, विश्व भारती नामक घोंसले में समा जाती हैं।
ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पूर्व की सभी संस्कृति का मिलन होता है, जहाँ दर्शन और कला, हर परंपरा एक दूसरे से संबंध बनाती है। विश्व भारती एक आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब है वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, जहाँ सह शिक्षा की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विद्यार्थियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संसद ने 1951 में 29वें संविधान संशोधन द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है और इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया। और जो इसके कुलपति होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें अभी भी 10 विभाग कार्यरत हैं आज भी, और इनको क्या कहा जाता है, विभागों को भवन कहा जाता है। अलग अलग भवन हैं इसमें बहुत सारे, जैसे कि पाठ भवन है, शिक्षा भवन है, विनय भवन है, विद्या है, संगीत है, कला है, चीन है, और श्री निकेतन है, हिंदी भवन, शिल्प सदन। इस तरीके से बहुत सारे भवन इसके अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को लिखिए। आप देखिए, मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भूमि का कटाव हो रहा है और उससे होने वाली जो हानि है या जो क्षति है उसकी जानकारी सर्वसामान्य को, सभी को कराएंगे, और साथ ही भूमि का कटाव रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ अपने साथ मिट्टी को बांधे रखते हैं। नेक्स्ट है फिर, यदि भूमि का समुचित उपयोग हो जाए तो भूमि की उर्वरता में ह्रास नहीं हो पाता। जिस भूमि पर वनों का उत्पादन उपयुक्त हो वहाँ पर वन लगाने चाहिए। जो भूमि घास या चरागाह के लिए उपयुक्त हो वहाँ उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। इसलिए भूमि का समुचित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदल कर बोएं, और जिससे मिट्टी के सभी पोषक तत्व जो है वो समान रूप से प्राप्त हो सकें। जल निकासी ना होने से मिट्टी को हानि पहुँचती है, तो ध्यान रखिए कि कहीं पर भी जो है जल इकट्ठा ना हो पाए। इसके लिए आपको सुप्रवाहित नालियाँ मतलब जहाँ पे पानी की निकासी हो अच्छे से, और पुल के निर्माण और समस्या का समाधान करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, इतनी पॉइंट इनफ है। अगर आप लिखना चाहें तो बाकी पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी इसमें कुछ बताया गया है कि उर्वरता बढ़ाने से कटाव रोकने के लिए जब कोई भूमि परत छोड़ी जाए तो उसमें आवरण फसलों जैसे सेंधई ढैंचा बो देने से मृदा में हरी खाद का सर्जन होता रहता है। इस तरीके से आप बहुत सारे उपाय अपनाकर जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं या उसके गुण बताइए। देखिए, बौद्ध काल में क्या होता था, जाति धर्म का कोई भी बंधन नहीं था। ठीक है, शिक्षा जो थी वो सार्वभौमिक थी, और बौद्ध काल में जो शिक्षा थी प्राथमिक पूरी तरीके से निःशुल्क थी, फ्री थी। और बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र होता था संघ, और बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी। यही शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का प्रमुख कारण भी था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यहाँ पर संस्कारों को भी महत्व दिया जाता था, और बौद्ध शिक्षा की एक विशेषता शास्त्रीय विवाद भी थे। तो ये इतनी सारी विशेषताएं हो जाती हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको बताना है। देखो भाई, एक चीज़, जितने भी बच्चे बने हुए हैं हमारे साथ में, अगर कोई बोर हो रहा है तो इसमें बोर होना जैसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा इस चीज़ से। मैं तो अपने हिसाब से आपका टाइमली सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए रिलैक्स होके बैठिए बिल्कुल, और बिल्कुल भी क्लास को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जितना आपने अभी तक नॉलेज गेन की है उसके बाद वो ज़ीरो हो जाए तो आपको ना तो ये कह दो कि आपका टाइम भी वेस्ट हुआ जितना आपने अभी तक लगाया है, और बाकी का भी जो है आपका काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, टाइम पर रिवीजन ज़रूर कीजिएगा संडे में। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का जो संकुचित रूप है, जहाँ स्कूली शिक्षा है
अब देखो, संकुचित रूप में मतलब होता है स्कूली शिक्षा से, और व्यापक अर्थ मतलब क्या होता है कि जो समस्त अनुभव हैं बच्चे के, जिसका प्रभाव उसके आजीवन पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। दूसरे शब्दों में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है, विकसित होता है। और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि बालक का निरंतर विकास करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा और शिक्षण की भूमिका। अब राष्ट्रीय सद्भावना जगानी है तो उसको उठाने में शिक्षा या शिक्षण की भूमिका क्या हो सकती है। देखो, हमारे समाज में जातिवाद, कुत्सित राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, इस तरह के बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। तो इस पर ये कह रहा है कि भला शिक्षा संस्थानों पर उसकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। अधिकतर देखा गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, यहाँ तक कि कई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग जो हैं वो इसी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है। जिससे जो राष्ट्रीय भावना का, सद्भावना का विकास है वो हो। ठीक है। राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए इस तरह के बिहेव करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को कुप्रशासन और अनावश्यक भय और निष्क्रियता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेरित करें कि जिससे समुदाय के शिक्षार्थियों और कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द या प्यार बढ़े। तो पाठशालाओं के पाठ्यक्रम, पुस्तकों, शिक्षण विधियों, सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय, शोषण के बीज और छात्रों के मस्तिष्क में ना पनप सकें। ठीक है। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द या प्यार की विशेषताएं बताइए। सौहार्द होता है आपस में प्यार, एकता। ठीक है। तो सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। दूसरा, अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव भी होना चाहिए इसमें। और सभी छात्रों में प्रेम और आदर का भाव होना चाहिए। सहयोग के आधार पर ये बनता है और ऐसे व्यक्ति देश और राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बताइए। अब देखिए, प्राचीन काल में क्या हुआ करता था। सबसे पहले हमारी वैदिक काल में होती थी शिक्षा। ठीक है। तो उसमें शिक्षा को विद्या कहते थे। विद्या शब्द जो है वो विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। तो विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए बहुत महत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। अब देखो, जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द का यदि शाब्दिक विवेचन करें तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका आशय होता है सीखना और सिखाना। तो इसलिए शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है और यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बालक के जन्म के साथ शिक्षा प्रारंभ होकर आजीवन चलती रहती है और सीखने सिखाने का कार्य भी हमेशा ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो जो एजुकेशन है वो आपका 3 शब्दों से उसकी उत्पत्ति हुई है, एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना अथवा निकालना। किसे निकालना? ज्ञान को बाहर निकालना। एजुकेयर का मतलब है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकसित करना। तो इस तरीके से एजुकेशन के शिक्षा के 3 अर्थ हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 20, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। अभी देखिए, हमारा एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। व्यापक क्या था? अनौपचारिक कह दो एक तरीके से कि जो भी हमें स्कूली शिक्षा से अलग ज्ञान मिलता है उसको बोलते हैं व्यापक अर्थ। ठीक है। और संकुचित अर्थ क्या है? स्कूली शिक्षा जो होती है वो संकुचित में आ जाती है।
तो इसी तरह एक शिक्षक और पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा और निश्चित काल में, सब चीज़ें निश्चित होंगी यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि आपके स्कूल में सब चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड और पूरी तरीके से निश्चित होती है। टाइम आपका निश्चित होता है कि इस टाइम से इस टाइम आपको स्कूल में रहना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निश्चित हो जाती हैं। तो निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयत्न इसको किया जाता है, जिससे बालक का जो है वो मानसिक विकास हो जाए। ठीक है भाई। तो आज हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस बहुत ही जल्द कवर कराया जाएगा, ठीक है। राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ चल रही हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ है। और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।